हाँ जी। कल अपा ने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है जी वो? कहता आपको ये दी हुई है बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है। कहता महिंद्रा एंड सन्स की कैपिटल ये है, महिंद्रा एंड सन्स कैपिटल ये सब दिया हुआ। फ्रॉम अबव प्रिपेयर द बैलेंस शीट, गिवन बैलेंस शीट, प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री। वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? ओपनिंग एंट्री। हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सी एंट्री करी थी? क्लोजिंग एंट्री करी थी। क्लोजिंग एंट्री जब हमने पिछले से पिछला क्वेश्चन करा था ये वाला, यहाँ पर हमने क्लोजिंग एंट्रीज डाली थी। तो हमने क्लोजिंग एंट्रीज डालते हुए क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल की जो जो एंट्रीज थी हमने वो। क्या बैलेंस शीट में कोई एंट्री होती है? देखो क्लोजिंग एंड, देखो मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग एंट्री में हमने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल की एंट्री डालनी है, ठीक है जी। क्या बैलेंस शीट में कोई एंट्री होती है? देखो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल आता है, आपके लैंड आती है, कैश आता है, क्या इसकी कोई एंट्री होती है? क्यों? हाँ, तो कैंसिल आउट करते टाइम कोई तो एंट्री होनी चाहिए ना। हम्म। बिल्कुल। जो ट्रेडिंग है और पी एंड एल है ये एक अकाउंट्स हैं। जैसे कैश अकाउंट होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट होता है, मशीनरी अकाउंट, तो ये भी एक अकाउंट्स हैं और एंट्री अकाउंट्स में होती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। आपने कभी सुना है बैलेंस शीट अकाउंट? आप ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट तो सुनते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट तो नहीं सुनते, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की एज ऑन लास्ट डेट। दिस इज नॉट योर अकाउंट, ठीक है जी। अब कहता ओपनिंग एंट्री बनाओ। ओपनिंग एंट्री के लिए एक बारी ये पढ़ लेते हैं। ओपनिंग एंट्री आपके नोट्स में दी गई है। कहता जी ओपनिंग एंट्री क्या होती है? कहता फर्स्ट एंट्री इन द जनरल इज टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द ओपनिंग ऑफ द न्यू ईयर। अब क्या आपको कल पी एंड एल वाले लॉजिक समझ आ गए थे? चलो, अभी रिसेंटली साल खत्म हुआ है 31/3/26, ठीक है। ये हुआ था 1/4/25 से लेकर, और ये है 31/3/27, मतलब ये 2 सालों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सालों की चीजें थी। अब ये वाला साल आपका खत्म हो गया, क्या इनकी आप किताबें बनाते होगे? जैसे कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे मैं सारा इस साल की गाथाएं लिखता होता था, ठीक है। ये सब कर लिया, हो गया सब सब। इसके लास्ट के 3 पेजेस में मैंने ट्रेडिंग बना लिया, पी एंड एल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, और ये मैंने बुक्स क्लोज कर दी। यही यही मतलब होता है ना बुक्स क्लोज करने का, मतलब ये पिछले साल की जो बुक्स थी ये क्लोज हो गई, ये मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। अब मैं आया अगले साल में। कौन सा साल है? 1/4/2026 का डेट था, नया साल शुरू हो गया 26/27। अब ये मैं नई बुक लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ एंट्री नहीं है, इस साल जो भी होगा उसकी एंट्री। क्या इसमें मेरे को पिछले साल के एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं लेके आने? आगे कैरी फॉरवर्ड करने हैं ना। अब इस बुक में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेरे को लेके आने हैं पिछली बुक से। जो एंट्री मैं डालूंगा पिछली बुक से इस बुक में आने के लिए, ताकि मैं अपने सारे, क्या मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के अलावा कुछ और भी पिछले साल से लेके आऊंगा? कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट जो कैरी फॉरवर्ड पड़ा था, और तो कुछ नहीं लेके आऊंगा।
कोई खर्चे इनकम तो नहीं लेके आऊंगा, कि नहीं लेके कि लेके आऊंगा? नहीं लेके आएंगे, वो तो पिछले साल की इनकम थी ना। तो इस नई बुक में पिछले साल के एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल को लेके आने की एंट्री को बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। ठीक है जी। अब वो कहता कि ये आपको बैलेंस शीट दी गई है, इसमें से ओपनिंग एंट्री डालिए। मतलब ओपनिंग एंट्री मेरे को न्यू बुक्स में डालनी है। न्यू बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा मैं? क्वेश्चन नंबर 8। आपको पिछले साल के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके आने हैं, मैं क्या एंट्री डाल लूंगा? बहुत ही सिंपल, सिंपल सी बात है। क्या ये जो पिछले साल 31 मार्च 2022 के एसेट्स और लाइबिलिटीज थे, ये मेरे को अगले साल लेके जाने हैं? मतलब मेरे को जो एंट्री डालनी है वो मेरे को किस डेट को डालनी है? 1/4/2022 को। जब मैं 1/4/2022 को एंट्री डालूंगा तो क्या मेरे को इन सब को अपनी बुक्स में डेबिट करना चाहिए? डेबिट में रखना चाहिए, तो इनको डेबिट कर देते हैं। कैश इन हैंड ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग इन्वेंट्री मशीनरी एंड इक्विपमेंट। 2 महिंद्रा एंड सन्स, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटीज हैं कुछ, महिंद्रा एंड सन्स टू कैपिटल। क्या ये एंट्री मैच कर जानी चाहिए कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए इसमें? क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाल ली है? बैलेंस शीट से तो निकाल ली है, और बैलेंस शीट में तो वैसे भी क्या होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स का बैलेंस सेम ही होता है। क्या कितना आ गया ये? 43 749 500 9 लाख 6 लाख। हो गई जी एंट्री। यही क्या मैच कर गई एंट्री? मैच करके देखा आपने?
ये लिख लो, ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री। हाँ जी ठीक है जी, चलें जी आगे। चलो जी ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है जी, कहता है श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस दिया गया है और कुछ इन्फो दी हुई है। क्या कहता, क्लोजिंग इन्वेंट्री was valued at 1 lakh. You are required to prepare the final accounts for the year 31 मार्च 2022। क्या ट्रिक पॉइंट है इसमें? जो यहाँ पे परचेजेस हैं वो बिल्कुल वो परचेजेस हैं जो हमने सामान खरीदा है, ये एडजस्टेड परचेजेस नहीं है। ठीक है जी, तो जो हमको इन्वेंट्री बाहर दी हुई है इसका क्या करने वाले हैं हम? ठीक है, घर से हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ये बिल्कुल सेम एग्जांपल कल लिखा था। ठीक है जी, ये घर से हो जाएगा और करना है ये। उसने क्या कहा है बनाने के लिए? प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स? ठीक है जी, ये हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका कोई पॉइंट इतना नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है, सब कुछ है। बस ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट, ये आपके एसेट साइड आ जाएंगे और ये आपके लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ये क्या होता है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, आपने पढ़ा हुआ है क्या? हाँ, खरीदने पे और आउटपुट लगता है बेचने पे। जब आप, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा तो होगा ही। जैसे मैं हूँ एम में, ठीक है जी, मैंने सामान बेचा है फॉर एग्जांपल वीजे को। ठीक है, जब मैंने इनको सामान बेचा, इनको सामान पड़ा 100 रुपये प्लस 18 रुपये जीएसटी, टोटल 118 रुपये क्या मेरे को आए होंगे? या 18% जीएसटी था। मेरा कितना बनता था इनसे पैसा लेना? 100, पर मैंने लिया कितना? 118। 18 रुपये मैंने किसके बिहाफ पे लिए हैं? सरकार के बिहाफ पे लिए हैं। तो 100 रुपये तो मेरे हो गए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 18 रुपये मैंने लिए हैं ना, ये मेरे को सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सेल करी है, मेरे से सामान जा रहा है, तो ये मेरा आउटपुट जीएसटी है। मेरी बुक्स में ये क्या आ रहा होगा? आउटपुट जीएसटी। मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे बैंक में कितने रुपए आए हैं? 118। टू सेल्स 100, टू जीएसटी 18। ये जो जीएसटी क्रेडिट साइड 18 है ना, ये मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट कर रखा है, मेरे को उसको देना है। तो दिस इज नोन एज माय आउटपुट जीएसटी, और इसीलिए ये क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है, और ये हमारी लाइबिलिटी साइड भी आएगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। फिर से इंफॉर्मेशन आई है, देखते हैं क्या इन्फो आई है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,80,000 और डेप्रीशिएट फर्नीचर दे रखा है 10%। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। डेबिट साइड जाएगा। अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस में यहां पर लिखा हो कहीं पर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर,
10,000। फिर मैं क्या करूंगा इस डेप्रिसिएशन का? फिर हम बस उसमें लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें हमारा माइनस ही होगा। मतलब ये आपका P&L में जाएगा और ये क्या होगा? और जो हमारी फर्नीचर होगी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी। डेप्रिसिएशन तो उसमें? उसके अमाउंट डाल देंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं लिखेंगे। नहीं सॉरी, क्या कह रहे हो? बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट नहीं लिखेंगे, बस P&L में डाल देंगे क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। ओके, तो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ इसलिए ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन की सबसे पहली एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन, जो हाँ क्रेडिट साइड ही होगा, किसकी क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसकी एक एंट्री हो चुकी है। कौन सी एंट्री हो चुकी है इसकी? टू फर्नीचर वाली एंट्री इसकी हो चुकी है। तो इसका मतलब कि हमको इसकी सिर्फ एक ही एंट्री डालनी है। कौन सी एंट्री डालनी है? प्रॉफिट एंड लॉस वाली। तो अगर ये आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो ये सिर्फ कहां पर आएगा? और फर्नीचर में से माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। और यहां पर जो आपको फर्नीचर का बैलेंस दिया होगा ये आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया होगा। ठीक है, ये भी घर से हो जाएगा, ये दो क्वेश्चन घर से हो जाएंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 10th का लिख लो। फर्नीचर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट गिवन outside the trial balance versus since depreciation is given inside the trial balance, therefore only therefore there only one adjustment will be done, therefore
हाँ जी, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपट लाल अ मर्चेंट इज गिवन एज बिलो। शो द ओपनिंग एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2022। क्या ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है? इसकी डाल लो एंट्री अभी। इसकी प्रोविजंस होंगी, हम्म इसकी तो एंट्री डालेंगे, क्यों? हम डायरेक्ट ट्रेड से डालेंगे। डालो आपको जो समझ में आता डाल लो भैया, एंट्री डालो ये वाली, फिर देखते हैं क्या होता है। इधर ही डालो एंट्री ये। मैच करेगी उसके बिना मैच करेगी। हाँ, जो इस साइड वाले ये जिसको देख रहा है, जो बारह की कुछ लिखा हुआ है, वो नहीं लिखती, बारह एक ही रास्ते में ये लिखा हुआ है। मेरे को एक बात बताइए, आपने सिर्फ क्या लिख लिया, ये लिख लिया, वो तो ऑब्वियसली इट विल मैच बिकॉज ये टोटल और ये टोटल मैच करेगा। बट अगर मैं आपको कायदे से बताऊं मैं आपको एक बताता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री क्या होती है? जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूँ तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैड डेट हुए नहीं है, मैंने तो सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करनी है, मेरे को लगता है अगले साल हो सकते हैं, उसकी एंट्री बताओ। बैंक? मेरे 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं। क्रिएट 5% प्रोविजन। सिर्फ आपको ये दे रखा है, क्या एंट्री डालोगे इसकी? आप ट्रेड रिसीवेबल को 2 कर रहे हो, इसका बनता है 5,000। ठीक है, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल को, चलो ठीक है, लो ये एंट्री डाल देते हैं 5,000 की।
प्रोविजन। ठीक है, आपने जब ये एंट्री डाली होगी प्रोविजन वाली क्या आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल 5,000 से कम कर दिए? तो आपने तो बोला टू क्रेडिट 5 ट्रेड रिसीवेबल 5,000। आपने ही तो टू क्रेडिट बोला ना। देखो इसका डेबिट बैलेंस होता है तो अगर क्रेडिट करोगे तो खत्म ही हो रहा है। 5,000 से आपने कम करे कि नहीं करे? क्या करने चाहिए थे? क्यों नहीं करने चाहिए थे? क्यों नहीं करने चाहिए? वो अभी खत्म थोड़ी हुए हैं, ये तो हम प्रोविजन बना रहे हैं। फिर क्या एंट्री डालोगे प्रोविजन की? मेरे को एक बात बताइए, क्या प्रोविजन मेरा खर्चा है? क्या प्रोविजन मेरा खर्चा है? चाहे अभी हुआ नहीं है, अगले साल होगा, बट क्या जब मैं इस साल उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को लगता है कि अगले साल मेरा घाटा होगा, तो मैं उस घाटे को आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूं। क्या यही मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का? अगर मेरे को मेरा घाटा मेरे को रिकॉर्ड करना है तो क्या मेरे को P&L डेबिट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। टू क्या करना चाहिए? प्रोविजन। कितना? 5,000। क्या मैंने कहीं पर ट्रेड रिसीवेबल लिखा? इसका मतलब है कि जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल कम नहीं होता। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। यहां पर 6,200 की प्रोविजन बनी है, मतलब जब ये प्रोविजन बनाई होगी आपने ट्रेड रिसीवेबल कम नहीं किया होगा। पर बैलेंस शीट में मैं इसको नेट ऑफ करके दिखाता हूं। अगर मैं बैलेंस शीट में इसको नेट ऑफ करके दिखाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया हुआ है। देखिए एंट्री यही डली होगी ना, तो यहां पर जब मैंने इसको कम करके या नेट करके दिखाया, ये एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, दिस इज नॉट द अकाउंट। अगर मैं यहां पर दो चीजों को कम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अकाउंट में ये अमाउंट होगी, इसका मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि मैं माइनस करके नेट ऑफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस ये नहीं है। मेरे ट्रेड रिसीवेबल का एक्चुअल बैलेंस क्या है? 1,80,000। तो जब आप ओपनिंग एंट्री डालोगे तो वहां पर ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 1,88,000 ही दिखाओगे। और जो 6,200 की प्रोविजन है, इसको आप आपकी बुक्स में ये क्या बैलेंस पड़ा है प्रोविजन का? तो इसको आप क्रेडिट साइड दिखाओगे। डेबिट पूरा करोगे 188 को और टू प्रोविजन 6,200 दिखाओगे। आप ओपनिंग एंट्री में 188 डेटर्स नहीं दिखाओगे, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग एंट्री में 188 डेटर्स दिखा दिए तो इसका मतलब है आपने मान ही लिया मेरे डेटर्स इतने हैं। बट एक्चुअली में पिछले साल आपके डेटर्स कितने थे? 31 मार्च को 1,88,000 है, 1 अप्रैल को 1,81,000 हो गए। ऐसे कैसे हो गए? ठीक है, तो इसकी ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी? 188 पूरा आएगा और टू प्रोविजन 6,200 आएगा। तो कर लिया मैंने। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता था फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2022 extracted from the books of Shri Gavaskar, who carries on the business under the same name and the style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Mumbai। ठीक है, कहता है ये स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस दिया हुआ है। अगर आप ये स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस देखेंगे ना तो ये मैच कर रहा है इसका टोटल। मतलब ये क्या है? स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस, ये एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है जी, फिर उसने आपको दिया हुआ है नीचे,
कहता प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द सेम। मतलब आपको यहाँ पर क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, और सबसे पहले उसने आपको क्या बोल दिया? डेप्रीशिएट द बिल्डिंग यूज्ड फॉर द बिजनेस बाय 5%। मतलब बिल्डिंग को अपन ने कितने से डेप्रीशिएट करना है? क्या ये आपको बाहर दे रखा है? तो इसका क्या करेंगे हम? कहाँ कहाँ? ठीक। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 10% से करना है। अब देखो जब भी आप इसका क्वेश्चन करोगे ना इसका फाइनल अकाउंट का, सोल प्रोप्राइटर का, तो आपको क्या करना है, जो मैं करता होता था कि जैसे ही मैंने कोई एडजस्टमेंट पढ़ी, ठीक है, जैसे मैंने एडजस्टमेंट किसकी पढ़ी है? बिल्डिंग की, तो मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा बिल्डिंग पर, यहां पर जाके मैं एक डॉट लगा लूंगा ताकि मेरे को ये पता लगे अनिल सर के भी हो जाता है ऐसे बार बार। 2 मिनट का बीच में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने शुरू किया है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, हमने यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ ली हैं? अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 10% से करना है। एक यहाँ पर उसने क्या बोला है, कहता वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for the same price but the sale proceeds were wrongly credited to the sales account। हम ये वाली एंट्री पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि जब मैंने टेबल परचेज किया होगा तो मैंने एंट्री डाली होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टील टेबल नहीं डाली होगी क्योंकि मेरे को स्टील टेबल नाम का कोई भी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिख नहीं रहा, तो इसलिए मेरी एंट्री क्या डाली होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूं जी अपनी सेल की एंट्री पे। अब इन भाई साहब ने सेल की क्या एंट्री डाल रखी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000। ठीक है जी, ये भाई ने एंट्री डाल रखी है। आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो इसका मतलब है कि क्या मेरे को यहां पर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी? याद है +1? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालूंगा मैं? देखिए मेरी एंट्री क्या डली हुई है, मेरी एंट्री डली हुई है ये, मेरे को एंट्री डालनी है ये। तो कायदे से मेरे को क्या करना है? क्या मैंने सेल्स को गलत क्रेडिट किया हुआ है और मेरे को फर्नीचर को क्रेडिट करना है? तो मेरे को रेक्टिफाई क्या करना पड़ेगा? सेल अकाउंट डेबिट टू कितने से? 14,000 से। इसका मतलब है कि मेरा फर्नीचर 14,000 से कम हो जाएगा। अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस में देखूं, फर्नीचर की अमाउंट 2,14,000 दे रखी है, क्या ये 2,00,000 हो जानी चाहिए? और जो मेरे को क्वेश्चन में बोला है ना कि फर्नीचर पर 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है, वो मेरे को 2,00,000 पर लगानी होगी कि 2,14,000 पर? 2,00,000 पर। ठीक है, तो मतलब जो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है वो आफ्टर रेक्टिफिकेशन लगानी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो रेक्टिफाइड अमाउंट पे लगानी है कायदे से, ना कि 2,14,000 पे लगानी है। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। कहता ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। मतलब ये 15% से ऑफिस इक्विपमेंट को क्या करना है? हमको डेप्रिशिएट करना है। यहां पर भी एक आपकी डॉट आ गया कि मेरे को इसको भी डेप्रिशिएट करना है। कहता परचेज ऑफ द टाइपराइटर
ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000 हैज बिन wrongly डेबिटेड टू दी परचेजेस। इसका मतलब कि आपने एक साल में, इस साल में टाइपराइटर खरीदा, तो आपने टाइपराइटर की एंट्री क्या डाल दी हुई है? परचेजेस टू 40,000। क्या ये एंट्री सही है? क्या एंट्री आनी चाहिए थी आपकी? ऑफिस इक्विपमेंट टू। क्यों ऑफिस इक्विपमेंट? क्योंकि उसने उसके साथ लिख के दिया है ऑफिस इक्विपमेंट के टाइपराइटर। यहां पर आप टाइपराइटर टू बैंक भी कर सकते थे, बट उसने ऑफिस इक्विपमेंट के हेड में बोला है कि ये होगा। तो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? 40,000। इसका मतलब है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो आपका 1,60,000 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा आपका? तो आपको जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो किस पे लगानी है? 2 लाख पे। किस दिन खरीदा है आपने टाइपराइटर? क्या आपको दे रखा है उसने? अगर उसने दिया होता कि कहीं साल के बीच में टाइपराइटर खरीदा है, तो आप 40,000 पे आधे साल की डेप्रिसिएशन लगाते और 1,60,000 पर पूरे साल की लगाते। क्या आपको ये पॉइंट ओके हो रहा है? उसने यहां पर आपको टाइपराइटर की डेट तो नहीं दी गई, तो हम क्या मान लेंगे कि पूरे साल ही यूज हुआ होगा। अगर वो यहां पर लिख के दे देता कि टाइपराइटर जो 1/10/2021 को खरीदा गया है, तो क्या आप 40,000 पर आधे साल की डेप्रिसिएशन लगाते? आधे की लगाते, और 1,60,000 पर कितने टाइम की लगाते? पूरे साल की। ठीक है जी, ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो आपको वो डाल सकता है इसमें। ठीक है, फिर आगे उसने क्या कहा? कहता मोटर कार को 20% से डेप्रिशिएट कर देना। तो ये मोटर कार को भी अपने कितने से डेप्रिशिएट कर देना है? 20% से। कहता द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द क्लोज वॉज 4,40,000। क्या आपको ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया गया है, तो इसका क्या करेंगे? हम दो जगह डाल लेंगे। 2 months रेंट फॉर द गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। आपको उसने क्या कहा कि 2 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। क्या आपको पता है आपका पर मंथ रेंट कितना है? गोडाउन रेंट। 2 months रेंट फॉर द गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब अपन देखते हैं, कल हमने इस पर डिस्कशंस भी करी थी। बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, अब 2 महीने का रेंट कित आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है कि आपने कितने महीने का रेंट पे कर दिया? 10 महीने का रेंट आप मतलब पे कर चुके हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, आपको यहाँ पे दिया गया है रेंट फॉर द गोडाउन 55,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये आपके 10 महीने का रेंट है। अगर 55,000 आपके 10 महीने का रेंट है, तो 1 महीने का रेंट कितना है आपका? ठीक है जी, ये 5,500 1 महीने का रेंट हो गया। और कितने महीनों का रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है? तो इसका मतलब कि मेरा 11,000 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है। ठीक है जी, मतलब 11,000 मेरा P&L में भी आएगा, और कहाँ जाएगा मेरा? की लाइबिलिटी साइड। ठीक है जी, ये दो जगह क्यों आया? अगर यहां पर आपको दिया होता आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 ट्रायल बैलेंस में, फिर कहाँ? P&L में नहीं जाएगा ये? क्यों? अगर यहां पर 11,000 होता ना ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग नेट, इसका मतलब है कि इसकी एक एंट्री डल चुकी है। ठीक है,
और ये क्रेडिट साइड होता तो मतलब टू आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 आ रहा है। इसका मतलब है इसकी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 वाली एंट्री हो चुकी है। और यहां पर अगर ये P&L अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो यहाँ 55,000 की जगह 66,000 लिखा होता, क्योंकि इसका मतलब रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आया और ये खर्चा तो ऑलरेडी बढ़ ही चुका है, तो ये P&L में तो आप डालोगे नहीं, सीधा जाके बैलेंस शीट में डाल दोगे। ठीक है जी। सर जो रेंट पर गोडाउन है वो अगर हमारा 66,000 दे रखा होता और जो हमारा 10,000 है वो आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा होता, तो हमें एक्स्ट्रा से फिर लायबिलिटी साइड भी लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि नहीं वो नहीं, ऐड ही होगा ना। कैसे कैसे कह रहे हो आप? ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ट्रायल रेंट बैलेंस के अंदर हमें रेंट पर गोडाउन जो है वो 66,000 दे रखा है ऐड 10,000 का, और हमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ दे रखा है? एडजस्टमेंट में दे रखा है कि ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है 11,000 का। ओके, 10,000 का, तो फिर मतलब जो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमने फिर से लायबिलिटी में डालना तो डालने की जरूरत है। ये वाला जो अभी मैंने आपको भी बताया कि ये जो 11,000 जो आपको अंदर दे रखा है, इसका मतलब है कि इसकी ये वाली एंट्री हो चुकी है। ये आपका रेंट पूरा खर्चा आपने साल का बुक कर लिया हुआ है 66,000 का। ठीक है, तो आपको ये P&L में तो डालने की जरूरत नहीं है अब आउटस्टैंडिंग रेंट को, क्योंकि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, आपने सामने वाले को पैसे देने हैं, तो आपको ये लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। और ये रेंट की अमाउंट है वो तो ऐड करके दी होगी ना सर, हाँ जी, ये तो एडिट करके दी हुई है तो फिर वो माइनस में नहीं लगाना है या हमें ऐड करके रेंट के अमाउंट दिखाना है P&L में। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रेंट तो आता ही नहीं है, बैलेंस शीट में रेंट तो सिर्फ 11,000 आएगा ना, उसमें तो सिर्फ आपकी लाइबिलिटी आएगी, ये 66,000 तो आपका एक्सपेंस है ना, ये तो आपका P&L में आ गया सीधा, ये सिर्फ आएगा आपका। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत परेशानी? इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई 2021। आपने जो ये लोन लिया हुआ है, लोन 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 फ्रॉम विश्वनाथ, कहाँ गया? ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। आपको कितना दे रखा है? 27,000। आपको कुछ लोन वगैरह भी दे रखा है, ये रखो 3 लाख का आपको लोन दे रखा है। भाई ने क्या बोला है आपको? कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल है 12%, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई 2021। तो 21-22 का आपका कितना इंटरेस्ट का खर्चा बनना चाहिए? 3 लाख इंटू, इधर ही बता दो, 3 लाख इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, कितना बनना चाहिए आपका? 33,000। 33,000 का इंटरेस्ट बनना चाहिए। बट भाई ने कितना इंटरेस्ट डाल रखा है? इसका मतलब है कि जो 6,000 का इंटरेस्ट है वो माफ हो गया। क्या करेंगे इसका? उसने पे नहीं किया, पे ही नहीं किया और एंट्री भी नहीं डाली हुई कोई। इस इंटरेस्ट की 6,000 की इंटरेस्ट की ना एंट्री डाली है और ना पे किया है, तो इसकी क्या एंट्री डालोगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, टू लोन फ्रॉम विश्वनाथ और टू बैंक। हैं, उसने बोला 6,000 का पे कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो हो गया 6,000 से, क्रेडिट किसको करें? ये इंटरेस्ट आपका एक्रू हो चुका है बट आपने पे नहीं किया, यही बात है ना, तो क्या डालेंगे? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000। आप P&L में इंटरेस्ट का कितना एक्सपेंस डालने वाले हो? 6,000 आउटस्टैंडिंग।
टोटल टोटल इंटरेस्ट कितना डालने वाले हो? 33। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना डालने वाले हो? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर कहता प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। आपके डेटर्स कितने हैं? ये रे। कहता इस पर 5% की प्रोविजन बनाओ। अब जब भी आपको प्रोविजन बनानी है, आपको ये देखना है क्या कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन पड़ी हुई है आपके पास। क्या कोई अच्छा, जो प्रोविजन पड़ी होगी वो डेबिट साइड पड़ी होगी कि क्रेडिट साइड पड़ी होगी? डेबिट साइड पड़ी होगी प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में। क्यों? क्योंकि वो तो हमने भी पे नहीं किया है ना, वो क्रेडिट हमारी भी बैंक हम किसको पे करते हैं प्रोविजन? तो साइड में रखी होगी, तो फिर हमारे पास क्रेडिट भी पड़ा होगा। क्योंकि आपने देखिए जिसके हमारी इनकम भी हुई। जिसके सामने प्रोविजन बनाई है वो डेबिट पे खड़ा है, तो भैया आपने इसकी प्रोविजन क्यों बनाई? क्योंकि आपको लगता है कि ये कम होगा फ्यूचर में। तो अगर डेबिट वाली चीज कम होगी फ्यूचर में, तो उसका तोड़ कहाँ पे पड़ा होगा? क्रेडिट साइड पड़ा होगा। तो आपकी प्रोविजन कहीं क्रेडिट साइड पड़ी होगी, अगर होगी। क्या कहीं पर दिख रही है आपको प्रोविजन? बैड डेट्स की भी हुई है और डेटर्स की भी हुई है, तो नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसने बोला क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्सेस प्रोविजन फॉर डेटर्स, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? फिर आपने क्यों कहा डेटर्स की प्रोविजन नहीं पड़ी तो बैड डेट्स की पड़ी है? तो इसका मतलब है कि मेरे पास प्रोविजन पड़ी हुई है, ठीक है, 30,000 की। आपको इस पर कितनी प्रोविजन बनानी है? कितना होगा इसका 5%? 43,000। आपके पास ऑलरेडी कितनी प्रोविजन पड़ी हुई है? 30,000। कितनी एक्स्ट्रा बनानी है? 13,000। इस 13,000 का क्या करोगे आप? और बैलेंस शीट में कितनी प्रोविजन दिखाओगे? 43,000। किस में से माइनस करके? ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 paid towards proprietor's life insurance and the balance insurance charges cover from the period 1 अप्रैल 21 to 30 जून 22। सबसे पहले तो प्रोविजन देख ले। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास कितना दे रखा है? 55,000 का। कहता है ये जो 55,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, कहता इसमें से 40,000 तो प्रोप्राइटर की इंश्योरेंस का है। इस 40,000 का क्या मतलब है कि ये क्या है? देखो, बिजनेस ने प्रोप्राइटर की लाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया है, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? प्रोप्राइटर का खर्चा है। फिर अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये क्या है? आपकी ड्राइंग्स है 40,000 की, माइनस 40,000 तो सीधा सीधा क्या हो गया? ड्राइंग्स ही हो गया। बिजनेस का एक्सपेंस कितना बचा? कहता जो ये 15,000 का खर्चा था ना, कहता ये पता कितने पीरियड का था? 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 22। ये टोटल आपके कितने महीने हो गए हैं? दोबारा यही गलतियां पेपर में होंगी, और ये कोई फाउंडेशन की गलती नहीं है। ये पता है किसकी गलती है? फर्स्ट स्टैंडर्ड। टोटल कितने महीने हो गए? आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो कौन से साल की बना रहे हो? देखिए, आप
31/3/22 और 30/6/22। ठीक है, यहां पर साल शुरू हुआ है आपका, आपने यहां तक का प्रीमियम पे कर दिया है 15,000। ठीक है जी, क्या आपको यहां तक का खर्चा लेना है सिर्फ, या इतने इतने महीनों का कितना खर्चा हो गया आपका? ये यहां से लेकर यहां तक आपका इंश्योरेंस पर कितना खर्चा है? 15,000 अपने क्या है, 15,000 into 12,000 ये 12,000 खर्च है। आपने पे कितना कर रखा है? 3,000। क्या होगा इसका मतलब? ज्यादा पे करके ज्यादा को क्या बोलते हैं आपा? प्रीपेड इंश्योरेंस। इस प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करेंगे हम? हम ये पीएनएल में दिखाएंगे। क्या करके, माइनस की प्लस? पीएनएल में ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, और एसेट साइड? बैलेंस शीट में ठीक है, हो गई यहां तक बात। अब कहता बनाओ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। करेंगे शुरू। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको एंट्रीज डाल लेनी है अपने पास, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी मेरी एक्चुअली में जो मैं चीज डालने वाला हूँ उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, इसको 5 मिनट में शुरू करेंगे क्वेश्चन को, 5 मिनट का ले लो आप ब्रेक। ठीक है, चलो जी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। ठीक है जी, कहीं चीज़ें प्लस करनी है, कहीं माइनस करनी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम जो चीज़ें हमको दे रखी हैं हम उनको पहले सही करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग को करना था, बिल्डिंग तो ओके थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फर्नीचर एंड फिक्सचर को 10% से डेप्रीशिएट करना था, और इसमें हमारे पास क्या थी? एडजस्टमेंट थी। क्या एडजस्टमेंट थी? हमको क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी थी। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले वर्किंग नोट ही बनाएंगे, क्योंकि वहां पर जाने से पहले हमारे पास सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमको यूज क्या क्या करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, यहां पे मैं लिखूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इसको हमको ये नहीं बताना कि कौन सी एंट्री पास हो गई थी, कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी ना, हमको इसको सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री बतानी है। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? क्या हो रखा था कि भैया आपने अपना एक टेबल बेचा था और इसको क्रेडिट कहाँ कर दिया था? सेल्स अकाउंट में। बट क्रेडिट कहाँ होना चाहिए था? ये फर्नीचर के। तो हम क्या एंट्री डालेंगे इसकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। कितने से? 14,000 से। तो इसका मतलब है कि मेरी अब एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई होगी? 14,000 सेल्स, मेरे पास सेल्स है 23 लाख की, और सेल्स रिटर्न है 42,000 की। तो मेरी सेल्स जो मेरे को वहां लिखनी है, पहले तो 23 लाख में से 42,000 माइनस कर दिए। अब 14,000 इसमें प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए? प्लस किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले हमने कम करके दिखाया है। सेल हमने कम दिखाई है। हमने टू सेल्स कर दिया था, तो फिर हमारा सेल्स कम हो गया होगा। अब हमें ऐड ओके, करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सेल्स की एंट्री बताओ। मैंने आपको 10,000 की सेल करी है, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैंने आपको सेल करा, आपने मेरे को कैश दे दिया, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? Added to sales. 10,000। आपने यहाँ पे भी 2 सेल्स कर दिया, आपने तो सेल कम कर दी। आपने मेरे को कहा कि सेल की एंट्री ये डली हुई है, तो मैंने सेल कम कर दी।
यही कह रहे हो ना आप कि टू सेल करके मैंने सेल कम कर दी, ठीक है। अब अगर जब मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल की एंट्री डाली तो भी तो मैंने टू सेल ही करा, तो क्या मैंने अपनी सेल कम कर दी? हाँ जी। तो फिर आप एक जगह तो टू सेल कह रहे हो बढ़ गया, एक जगह कह रहे हो कम हो गया, फिर क्या हुआ एक्चुअली में? इसको प्लस करें। सेल्स प्लस हुई हुई है यहाँ पे। तो फिर जो ये वाली सेल की एंट्री डली हुई है ये क्या है फिर? ये वाली भी प्लस करें होगी। अगर ये प्लस हुई हुई है तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर अपन? आपने जब सेल को बढ़ा दिया एक्चुअली में, बट ये आपकी सेल नहीं थी। आपने कहा मेरी दुकान से कुछ भी बाहर जाएगा तो वो सेल होगी, तो आपने जब टेबल बाहर गया आपने कहा सेल हो गई, सेल हो गई। क्या एक्चुअली में वो सेल थी? आपने सेल बढ़ा रखी थी, तो अभी सेल को कम करना पड़ेगा। तो सेल कम करने के लिए क्या करेंगे हम? -14,000। तो मेरी नेट सेल कितनी हो गई? जो मेरे को सीधा आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देनी है जाके, कितनी हो गई जी ये? 2,30,000 है। नहीं, हाँ 223 लाख है सर, 23 लाख है। ठीक है जी। अब एक्चुअल फर्नीचर अमाउंट, आपके ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर कितने का दे रखा है आप पे? 2,14,000 का। आपका फर्नीचर कितना होना चाहिए? 14,000 से प्लस है। प्लस हो जाना चाहिए, फर्नीचर प्लस हो जाना चाहिए 14,000 से। फर्नीचर में सेल कर देना तो माइनस हो जाएगा। आप इस एंट्री को ही देखो, फर्नीचर एक एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, आपने तो क्रेडिट कर दिया, तो फर्नीचर कम हो जाना चाहिए आपका। कितना आ गया जी ये? 2 लाख। इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल ही लेते हैं साथ में। कितनी लगानी थी इस पे अपने पे डेप्रिसिएशन? 10%। तो इस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग गई मेरी? ठीक है जी। आपने अपना काम बहुत आसान कर लिया इस ये सब लिखने के बाद, आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, अब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पे। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्किंग नोट पर आ जाते हैं। ठीक है जी। फिर उसने कहा था ऑफिस इक्विपमेंट को 15% से डेप्रिशिएट करना, कहता है आपने ना एक टाइपराइटर खरीदा था, जो कि आपने परचेज कर दिया था, जो कि आपने डेबिट कर दिया था किसको? परचेज इसको। क्या आपको यहां पे भी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी? क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री डालोगे आप? ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना? एक्चुअली परचेजेस कितनी हुई है आपकी? अगर मैं देखूं आपको ट्रायल बैलेंस में परचेजेस कितनी दे रखी हैं? 14 लाख। और परचेज रिटर्न भी दे रखा है 26,000। बताइए कितना हो गया आपका परचेज? और आपका एक्चुअली में ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? अभी आपके ऑफिस इक्विपमेंट की क्या वैल्यू चल रही है?
अब कितनी हो गई आपकी, प्लस की माइनस? प्लस। इस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई है, 15% की। तो व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन? 30,000। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। वैल्यू ऑफ स्टॉक को तो अपने पे कुछ नहीं करना, ये तो जो करेंगे प्लस होकर एडजस्टमेंट। इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं रेंट का। उसने क्या कहा था कि कितने जो 55,000 है, यहां आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट? 55,000 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली में क्या था, वो कह रहा था कि 10 महीने का रेंट मैं पे कर चुका हूं, 2 महीने का रेंट मैंने पे नहीं किया। तो जो 10 महीने का रेंट था वो 55,000 पे किया था। तो व्हाट विल बी माय आउटस्टैंडिंग रेंट? सॉरी, 5,000 divided by 12 12 से डिवाइड करेंगे, divided by 10। क्योंकि ये तो 10 महीने का रेंट है ना। तो ये कितना आ गया आपका? 500। कितना आ गया ये? 11,000। 11,000 आ गया। ठीक है जी, तो टोटल रेंट एक्सपेंस कितना हो गया आपका? रेंट का पूरे साल का खर्चा कितना हो गया आपका? 66,000। 55,000 तो पेड ही था, प्लस 11,000 आपका क्या आ गया, जो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है जी, ये आपका वर्किंग नोट बन गया। और यहाँ पर रुपीज रुपीज जरूर लिख देना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम फोर्थ पे। अगली एडजस्टमेंट क्या है हमारी? ये वाली एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन फॉर 1 मई को। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का लोन लिया था आपने? 3 लाख का लोन लिया था आपने, 12% पे लिया था। कितने महीनों के लिए लिया था? कितने महीने का लोन था? 15 महीनों का हो गया। नहीं, 11 महीने का। तो ये कितना लोन आ गया आपका? 33,000। आपने कितना अकाउंट कर लिया है अभी तक लोन? अगर मैं देखूं आपने अभी तक कितना अकाउंट फॉर कर लिया है लोन को? 27,000। कितना रहता है? 6,000। क्या ये आपका आउटस्टैंडिंग लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया आपका 6,000? ठीक है जी, नाउ आ जाते हैं जी नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट पे। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे कर दिया है? उसमें से उसने क्या कहा था, कहता 40,000 तो प्रोप्राइटर की जिंदगी के लिए पे किया था। क्या ये मेरा बिजनेस का खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है। 55,000 माइनस ड्राइंग्स 40,000। क्या ड्राइंग्स आपको बाहर दे रखी है एक तरह से? इसका क्या करेंगे, ड्राइंग्स का आप क्या करते होते हैं? दो जगह कहां पर आएगी? P&L में, डेबिट साइड। खर्चा बिजनेस का खर्चा है। देखो P&L में तो वो चीज डालते हैं ना जो बिजनेस का खर्चा होती है। क्या ये मेरा बिजनेस का खर्चा? ये बिजनेस का खर्चा है। आप ड्राइंग्स कह रहे हो कि आप P&L में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स डालोगे 40,000। ठीक है, अगर मैंने कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया होता 10,000, वो भी यहाँ पे ही आता।
तो इसका मतलब है कि इन दोनों खर्चों में कोई फर्क ही नहीं है। कोई तो फर्क होना चाहिए ना, ये तो बिजनेस का है और ये प्रोप्राइटर के खुद की जिंदगी का खर्चा है, तो ये डेबिट साइड आएगा इसमें। अगर प्रोप्राइटर ने कोई सामान निकाला होता बिजनेस से, तो आप क्या करते उस ड्राइंग का? अगर मैं कहूँ कि 10,000 का मटेरियल मैंने बिजनेस से निकाल लिया, तो आप उसका क्या करते? क्या परचेजेस में क्या करते उसको? माइनस कर देते। अब जो ये वाला इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी बुक्स में आता 55,000 का, ठीक है। अब आपने जो ड्राइंग्स करी है वो आपने यहां से ड्राइंग्स करी है, तो आप यहां पर माइनस कर दोगे। जब आपने सामान निकाला था तो आपने क्या किया था? आपने परचेजेस में से ड्राइंग्स माइनस करी थी, है ना। अब आपने ड्राइंग्स कहां से करी है? इंश्योरेंस में से करी है। तो आप इंश्योरेंस में से ड्राइंग्स माइनस कर दोगे पी एंड एल में। क्योंकि हम पी एंड एल में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि भैया ये मेरा खर्चा नहीं है, ये प्रोप्राइटर का खर्चा है। एक यहां से माइनस हो जाएगा और दूसरा कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से। ड्राइंग्स प्लस नहीं हो रहा भैया, ये मेरा खर्चा नहीं है। अगर मैं पी एंड एल में कोई चीज डेबिट कर रहा हूं तो वो मेरा खर्चा नहीं है, वो किसका खर्चा है? प्रोप्राइटर का। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। अब जो इंश्योरेंस जो मैंने पे करी थी, इसके लिए करी थी, 15 महीने के लिए करी थी। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर 1/4/21 टू 31/3/22, 15,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12, दैट इज 12,000। आपका वर्किंग नोट ऐसे बनेगा। ठीक है जी। अब बना सकते हैं आप सीधा से ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी बनाओ। मेरी ना पेंसिल की बैटरी कम हो गई है, आप बनाना शुरू करो। थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर आपका वर्किंग नोट था, यहां पर आपका वर्किंग नोट एंड्स। यहाँ पे आपने वर्किंग नोट्स वगैरह बनाए थे, यहाँ पर आपको लिख लेना है वर्किंग नोट एंड्स। फिर यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर देना है। सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा। क्या आपको ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? अब देखो, जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल वगैरह बनाना है ना, तो आपको ये तीनों चीजें ना साथ में ही बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा मेरे को बड़ा। मतलब आपको ना सफिशिएंट स्पेस छोड़ देनी है वर्किंग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ताकि भैया जगह छूटती भी हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बना लेना है आपको पी&एल अकाउंट।
फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको बना लेनी है बैलेंस शीट। हाँ जी, चलें जी। सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे? स्टॉक कितना? 6,20,000। ठीक है जी। फिर टू परचेजेस, क्या मैंने परचेजेस की अमाउंट ऑलरेडी नेट करके निकाल रखी हुई है? तो मैं सीधा वर्किंग नोट पे जाऊंगा और लिखूंगा क्या? परचेजेस कितनी है मेरी? 13,34,000। और ये वर्किंग नोट कितना है नंबर? तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, कि भैया वहां से देख लो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, वहां से देख लो कि मैंने कैसे निकाल ली है। ठीक है। और ट्रेडिंग के क्या क्या मेरा खर्चा आ सकता है? देखो ट्रेडिंग में और क्या क्या आ सकता है मेरा। Freedom purchases. क्या ये आएगा मेरा फ्रेट ऑन कितना? 12,000। और देखो और क्या आएगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी आएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। Freedom charges. अगर यहाँ पर पावर लिखा होता फिर? तो फिर हम इसे ट्रेडिंग का डाल देते ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, हैं। ये पीएम हो जाएगा। बैंक चार्जेस, पीएम हो जाएगा। पैड डेट्स, पीएम हो गोडाउन का रेंट, पीएम हो जाएगा। पेमेंट में जाए गोडाउन का रेंट। बताइए। ट्रेडिंग हो जाएगा। क्यों? ये ऐसी क्या कैलकुलेशन करी है आपने? क्योंकि ट्रेडिंग का ट्रेडिंग रखने के लिए काम आ रहा है, हमारा जो स्टॉक है उस स्टॉक पर अपने जो स्टॉक का एक्सपेंस करते हैं ना, वो तो हमारा ये भी तो हो सकता है कि मैं फिनिश गुड रख रहा हूँ वहां पे। चलो, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे को पता है, वो दोनों तो आएंगे ना ट्रेडिंग में, वो दोनों लिख लो। सेल्स तो लिखो। हम्म 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 वेरी बैड। चलो जी। हाँ जी। हमने अब हमारा मुद्दा कहाँ पे रुका था? गोडाउन रेंट पे। गोडाउन रेंट आपका P&L में आएगा। ठीक है जी, इधर नहीं आएगा। सर क्यों क्या पता हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग देखिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग में है, किस में है। गोडाउन जो मोस्टली यूज होते हैं ना, वो यूज होते हैं आपके फिनिश्ड गुड स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो तो फैक्ट्री में ही पड़ा होता है, क्योंकि वहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है। गोडाउन यूज होते हैं मेनली कि वहां पर आप लोग अपना फिनिश गुड रख रखो, और अगर फिनिश गुड रखा है तो वो P&L में आएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा तो वो नहीं है।
अगर कुछ वैसे लिखा हो गोडाउन यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, या फिर लिखा हो गोडाउन यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फिनिश गुड, फिर आप उसको देख सकते हो। अगर तो लिखा है रॉ गोडाउन यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, फिर तो 101% वो ट्रेडिंग में आएगा। अगर लिखा है गोडाउन यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फिनिश गुड, तो आएगा आपका P&L में। अगर कुछ नहीं लिखा तो गोडाउन रेंट आपका P&L में आएगा। ठीक है जी। यहां पर आएगा बाय सेल्स। क्या हमने सेल्स ऑलरेडी निकाल रखी है? सॉरी, कितनी? 22 वर्किंग नोट कितना है? lakh साथ में लिखना है ना फिर वो। वर्किंग नोट 1 22,44,000। ठीक है जी। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपने पास? देखो, जब आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, आप बैलेंस शीट में भी साथ ही में लिख लेना 4,40,000, ताकि एक ही बार, ताकि आपसे फिर दोबारा मिस ना हो जाए वो। और कोई खर्चा वर्चा यहाँ पर? बस निकाल लो, जीपी कितना आ गया आपका? 7,18,000। ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू P&L। टोटल कितना आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का? 26,82,000। ठीक है जी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। गोडाउन रेंट ही लिख लेते हैं सबसे पहले। बताइए, मेरा गोडाउन रेंट कितना है टोटल? कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे गोडाउन रेंट? मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 55,000, 66,000। ठीक है जी। क्या मैंने यहाँ पे 66,000 निकाला? यस, निकाला हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब अपन यहां से शुरू कर लेते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ जाता होता है आपका? कैश इन हैंड 14,000 एंड 26,000। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। अब सन्ड्री डेटर्स पे आ जाते हैं हम। 8,60,000 के जो हैं, उसने आपको क्या कहा था कि 5% की आपको क्या बनानी है? प्रोविजन बनानी है। हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी पड़ी थी? और हमारे पास बैड डेट्स भी पड़े थे 20,000 के। तीन चीजें। इसका भी वर्किंग नोट वैसे कायदे से वी शुड हैव मेड। यहां निकलो वर्किंग नोट नंबर 6। बैड डेट्स। मेरे को एक बात बताइए, आपके पास प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है बैड डेट्स की? आपके पास बैड डेट्स कितने पड़े हैं? आपके पास डेटर्स कितने हैं? 8,60,000। और प्रोविजन आपको बनानी है इसकी 5% की। आप पे आपने जब, अब ये जो प्रोविजन आपको दी हुई है ना ट्रायल बैलेंस में, ये आपकी ओपनिंग प्रोविजन है। ठीक है। आपने पिछले साल प्रोविजन बनाई थी कि इस साल मेरे 30,000 के बैड डेट्स होंगे। ठीक है जी। आपके बैड डेट्स हुए कितने हैं? इसका मतलब है कि आप पे कुछ प्रोविजन बची हुई होगी 10,000 की। अगर ये बैड है तो आपका 10,000 की प्रोविजन बची पड़ी है। आपको प्रोविजन बनानी कितनी है? प्रोविजन टू बी मेड
5% of 8,60,000, that is 40 minus provision remaining. कितनी प्रोविजन रिमेन रहती है आपकी? 30,000 माइनस 20,000, दैट इज 10,000. तो इसका मतलब है कि आपकी कितनी प्रोविजन आपको बनानी है, न्यू प्रोविजन? 33,000। तो आपको यहां पर अगर मैं लिखूं मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स 8,60,000 माइनस प्रोविजन, यहां पर मेरे को कितनी प्रोविजन बनानी है? 33,000। 43,000। 43. कितना आ गया जी ये? 8,17,000। ठीक है जी. टू प्रोविजन क्या लिखूं मैं? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. P&L में कितनी अमाउंट लिखूं मैं प्रोविजन की? 33,000। 30. ठीक है जी. अगर ये बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में ना दिए होते और ये बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते, फिर क्या करते आप? वर्सेस if bad debts not given in trial balance, आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये दिया होता डेबिट क्रेडिट डेटर्स 8,60,000 प्रोविजन 30,000. इसकी कूलिंग क्यों नहीं हो रही यार? और इन्फो में आपको दिया होता बैड डेट 20,000 एंड प्रोविजन आपको बनानी है 5%. अगर आपके पास ये सिनेरियो दिया होता तो आप क्या करते? तो फिर ये है ना अकाउंट में टू बैड डेट्स करके 20,000 होता और टू प्रोविजन करके जो यहाँ पे डिफरेंस आता हमारा बच गया अमाउंट रिमेनिंग वो हम डालते प्रोविजन के अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या करते? बैलेंस शीट में जो हमारा डेटर्स है उसमें से हम माइनस कर देते 43,000। ओके. ये बैड डेट की जो प्रोविजन, ये बैड डेट जो यहाँ पर दिया हुआ है 20,000, आप बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? 8,60,000 माइनस 43,000, यही लिखते हैं. और P&L में आप कह रहे हो कि 20,000 और 33,000 सेम ही करते फिर आपा. आपके कहने का मतलब ये है. सिर्फ ये बैड डेट आपने जो एक्स्ट्रा था ये आपने कहां पर दिखा दिया? यहां. मैंने आपको बताया हुआ है कि बैड जगह कोई बाहर चीज दी हो उसको दो जगह इफेक्ट आता है, आपने तो एक ही जगह डाला है. फिर अब कहाँ? कहाँ? देखिए, जब आपको ट्रायल बैलेंस, बैड डेट की एंट्री होती क्या है? सबसे पहले एक तो होता है प्रोविजन, एक होता है बैड डेट फॉर प्रोविजन. ठीक है. बैड डेट की जो जनरली पहली एंट्री होती है वो क्या होती है? जब मेरे को पता लग जाता है कि यार मेरा पैसा गया. बैड डेट टू डेटर 20,000
यही होती है पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन अगर मेरे पास पड़ी है टू बैड डेट 20,000। इस क्वेश्चन में जब आपको दिया हुआ था तो ये वाली एंट्री आपकी ऑलरेडी पास हो चुकी थी। सॉरी, इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री आपकी ऑलरेडी पास्ड इन क्वेश्चन। मेरे को कैसे पता लगा कि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है? क्योंकि बैड डेट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा था 20,000 और डेटर्स में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है। और फिर अगली हम एंट्री हमने ये डाल दी जब हमने प्रोविजन में से ये हमने जब माइनस करा बैड डेट्स आपका यहां पर 20,000, तो हमने इसको ऑलरेडी माइनस कर दिया प्रोविजन। ठीक है। अब जब मैं यहां पर बैड डेट्स लिख रहा हूं, बाहर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हुआ है इसका भी। इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री अभी डलनी है। अगर ये एंट्री आज आप अभी डालोगे तो क्या आपके डेटर्स 20,000 से कम नहीं हो जाएंगे? आपके इन एग्जाम्पल सिंस बैड डेट सिंस लिखो, सिंस बैड डेट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, नो एंट्री हैज बीन पास्ड येट। Therefore, ये वाली एंट्रीज डाल लूंगा मैं। जब मैंने ये वाली एंट्रीज डाल ली, Therefore, मेरे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया? 8,60,000 माइनस 20,000, दैट इज 8,40,000 रह गया मेरे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। फिर मेरे को बनानी है इस पर प्रोविजन 5% की। बताइए इस पर 5% की प्रोविजन कितनी बनेगी? 42,000। ठीक है जी। प्रोविजन का बैलेंस मेरे पास क्या रह गया? प्रोविजन का बैलेंस था मेरे पास 30,000, उसमें से 20,000 तो बैड डेट्स में यूज हो गया, तो ये आ गया मेरा 10,000। तो मेरा पी एंड एल में कितना अमाउंट जाएगा? 22,000। ये रहा मेरा पी एंड एल। टू प्रोविजन 22,000 और ये रही मेरी बैलेंस शीट। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में 8,60,000 -20 -22, 840 में से 22 गए, कितने रह गए? 8,18,000। ये फर्क है दोनों में। देखिए किया क्या हमने, सबसे पहले आपको बैड डेट्स बाहर दिए गए थे, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हो रखी है। अगर इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हो रखी है, देखिए आपने पिछले साल सोच लिया था कि मेरे 30,000 का नुकसान होगा, बट नुकसान हुआ कितना है आपका? 20,000 का नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब है कि 10,000 का लॉस जो आप ऑलरेडी बुक कर चुके थे वो बच गया आपका। ठीक है जी।
इस साल आपको प्रोविजन कितनी ओहो यहाँ तो 38 हुआ यार। इस साल आपको कितना घाटा बुक करना था? 32। और 10,000 का आपका कुछ बचा पड़ा था कि मैंने पिछले साल देखो अगर ज्यादा लॉस बुक कर लिया है तो 10,000 मेरे पास वो बफर भी तो बचा है। तो एक्चुअली में मेरा इस साल घाटा कितना होना चाहिए? 32। और बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगा? 8,60,000 के ओपनिंग थे, उसमें से 20,000 मेरा यहां से चला गया और 32,000 यहां से चला गया। ठीक है जी। अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल वर्सेस बड़ी, ठीक है जी। अब मेरा यहां पर कितना आ रहा है? 8,17,000। और मेरा यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ रहा है? 33,000। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नेक्स्ट, स्टॉक हमने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया हुआ। फर्नीचर पर आ जाते हैं। अब अपन डेप्रिसिएशन ही लगा लेते हैं सब पर, क्योंकि 4 एसेट्स मेरे पे दिए हुए हैं तो मैं डेप्रिसिएशन ही लगा लेता हूं P&L में। ठीक है जी। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगने वाली है? फर्नीचर पे। ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर पर कितनी डेप्रिसिएशन है? हमने निकाल ली थी ना। ये देखिए कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है फर्नीचर पर? 20,000। 20,000। ठीक है, मैं यहां पर बैलेंस शीट पे भी आ जाता हूं। फर्नीचर, फर्नीचर का मेरा कितना बैलेंस था? ये देख लो, यहां देख लो। 2 लाख में से 20,000 की डेप्रिसिएशन ही लग गई है। माइनस डेप्रिसिएशन 20,000, तो बाहर कितना आ गया मेरा? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का मेरा कितना बैलेंस था? ये भी 2 लाख था। इस पर मेरी कितनी डेप्रिसिएशन थी? और यहां पर भी लिख लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल्डिंग 6 लाख। क्या बिल्डिंग पर कोई डेप्रिसिएशन की बात करी थी भाई ने? यस, बिल्डिंग पर कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? बिल्डिंग, अब यहां पर 6 लाख। अब मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन दोनों का तो मैं ऑलरेडी वर्किंग नोट बना चुका हूं ना, तो मैं यहां पर इसको अलग से शो कर रहा हूं कि भैया ये मैंने कैसे निकाला। बताइए ये कितना हो गया? और बिल्डिंग को मैं यहां पे भी लिख लेता हूं। फिर नेक्स्ट आ जाता हूं मैं। मोटर कार, मोटर कार कितना दिया हुआ है? 2 लाख। मोटर कार पर कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है अपने पे? 20%। और ये दिया गया मेरे पास 2 लाख। 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से कितनी लग गई इस पर? और ये बाहर कितना आ गया? 1,60,000।
ठीक है जी। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई जी इसकी टोटल? कितना आ गया मेरा? चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे मेरे? देखिए पहली जगह ना हमेशा कैपिटल के लिए छोड़ देनी चाहिए हमको, ठीक है। तो हमको 5-7 लाइनें बहा दी शुरू करना है। क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था ये? 4,30,000। ठीक है जी। लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितना था जी ये? अब देखिए लोन फ्रॉम विश्वनाथ के साथ मेरे को पता है कि इसका कुछ हमने इंटरेस्ट का भी करा था, तो मैं यहाँ पर हमारा कुछ इंटरेस्ट का भी चक्कर था लोन वाले का, तो मैं इसको भी साथ ही में अकाउंटिंग कर लेता हूं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरा P&L में कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? वर्किंग नोट नंबर और यहां पर कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एक गोडाउन रेंट भी तो हमारा आउटस्टैंडिंग नहीं था कुछ? देखना जरा वर्किंग नोट नंबर 3 में। ये भी तो हमारी लाइबिलिटी बनेगा ना। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 11,000। क्या ये भी आ जाएगा यहां पे? चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया। प्रोविजन तो वी हैव अकाउंटेड फॉर, परचेज वी हैव अकाउंटेड। परचेज कहाँ काउंट करी है? नहीं करी ना अभी हमने। कहाँ जी? परचेज रिटर्न भी हमने अकाउंट कर लिया, सेल्स भी कर लिया, सेल्स रिटर्न। अब आ गई जी सैलरीज 1,10,000। ये कहाँ जाएगा सैलरीज? टू सैलरीज 1,10,000। रेंट फॉर गोडाउन भी हमने अकाउंट फॉर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अकाउंट फॉर कर लिया। रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हम कर चुके हैं? क्या इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, अभी नहीं आया ना। हाँ। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? 21,000। तो मैं क्या यहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस 21,000 लिख सकता हूं? बताइए। फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर टू डिस्काउंट अलाउड में कितना आएगा? 24,000। ठीक है जी। टू, अब नेक्स्ट अपने पे क्या दिया है? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर 16,000। इसका क्या करेंगे हम? बाय डिस्काउंट 16,000। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, फ्रेट ऑन परचेजेस हमने कर लिया हुआ था। कैरेज आउटवर्ड 20,000।
ड्राइंग्स 1,20,000। अपने पे टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है? 16,20,000। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख ही देता हूँ 16,20,000। कैपिटल 16,20,000 माइनस ड्राइंग्स कितनी दी हुई थी? 1,20,000। अब भाई ने हमने को ट्रायल बैलेंस में दी है, तो ये एक ही जगह जाएगी, कहां पर? कैपिटल में। ठीक है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000। क्या हमने इसका वर्किंग नोट बना रखा था? वर्किंग नोट नंबर 5। तो वर्किंग नोट नंबर 5 के अकॉर्डिंग मेरे P&L में कितना एक्सपेंस आना चाहिए? 12,000। और बाकी का कहाँ जाना चाहिए? प्रीपेड। कितना प्रीपेड में जाना चाहिए? 3,000। और जो बाकी का 15 बचा, 40 बचा, उसका क्या करेंगे? देखिए 55,000 का खर्चा है ना, आपने तो अभी तक 15,000 अकाउंट फॉर किया है। 3,000 ये और 15,000 ये, बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का 40,000 था क्या? ड्राइंग्स थी, तो ड्राइंग्स कहाँ जाती होती हैं? माइनस प्रीमियम 40,000। अब आप कहोगे सर ये तो बाहर दिया हुआ था, आपने तो सिर्फ एक ही जगह अकाउंट फॉर किया है इसको। क्या कह रहे हो आप मेरे को कि सर ये तो आपने 40,000 एक ही जगह अकाउंट फॉर किया है, आपने तो बाहर दिया हुआ था। देखिए यहाँ हमने एक्चुअली ये आता 55,000 माइनस 40,000 माइनस 3,000। तो हमने इसको ऑलरेडी अकाउंट फॉर करके ही 12 लिखा है ना, तो ये तो इनडायरेक्टली आ ही गया ना। यहाँ इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली आया, ये तो हमने वर्किंग नोट में कर दिया। जो कैलकुलेशन यहां करनी थी वो मैंने वर्किंग नोट में कर दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30K। बैड डेट हमने कर लिया। बैंक चार्जेस 16,000। टू मोटर कार एक्सपेंस 36। बस प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, कब तक आना है आपने? हाँ मैंने भेज दिया, आप अभी निकल रहे हो? आप 4-5 बजे आ सकते हो क्या शाम में? हाँ ना, एक्चुअली मैं अपनी क्लास में खत्म हो गई है, एक और मेरी जाके क्लास है, तो आप 4 बजे मिल सकते हैं? इसी लोकेशन पर मिल सकते हैं। मैंने आपकी लोकेशन पिन कर दी है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। 1,73,000। आपका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? चलो, टू नेट
प्रॉफिट 1,73,000। क्या टोटल आ गया आपका इसका? 7,34,000। इसका आसान तरीका क्या था टोटल करने का? इसमें से माइनस करके भी तो इसका टोटल, इन सब का टोटल करने के बजाय इनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, प्लस नेट प्रॉफिट 7,34,000। क्या मैं लिख सकता हूं ये? ओहो, 1,73,000। बताइए, व्हाट्स माय कैपिटल टोटल? हाँ, इसकी किसकी क्लास थी? आज किसकी क्लास है? आप मुझे बोल सकते हाँ जी, 16,33,000। 16 लाख। हाँ जी, कब तक आ रहे हो? आ जाओ, ठीक। टोटल देखो बैलेंस शीट का, हेलो हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग। मैं वो गलती से लग गया था आपको कॉल। हाँ जी, हाँ जी। 23 लाख दोनों का आ गया टोटल? किया आपने दोनों का? ये आ गया आपका 23,80,000। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब ये इन क्वेश्चन में क्या था आपके, देखो वर्किंग नोट्स कितने ज़्यादा थे। अगर आप वर्किंग नोट्स ना बनाते पहले, तो आपको कदम कदम पर वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते और आपको क्लैरिटी भी नहीं आती। तो ऐसे के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो वर्किंग नोट्स हैं वो आपके प्रायोरिटी होने चाहिए। इंटर और फाइनल में जाओगे वहां पर क्वेश्चन से ज़्यादा वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या है, आप तो लिख ही लोगे क्वेश्चन, पर वर्किंग नोट्स अगर आपके ठीक होंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसने किया है क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये ऐसे का आपका। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, वो आपको जरूर करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।